Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the fifth lecture of Quality Tools and Techniques. In a previous lecture जो है वो हम मेयर फेज के पर्सपेक्टिव से सिक्स सिग्मा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो क्वालिटेटिव डाटा को एनालिसिस करना डिस्कस किया था क्योंकि मेयर फेज के अंदर हम किस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग करंटली मीन हम कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, तो हम इसको क्वांटिफाई करना है। तो उसके लिए जो है वो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि याद रखिएगा कि जब भी आप सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो आपके जहन में ये आईपीओ डायग्राम हमेशा रहनी चाहिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डेटा पर्सपेक्टिव। ओके, क्योंकि आपके पास आउटपुट क्या होती है, दैट इज वाई। ओके, इनपुट क्या है, दैट इज बेसिकली डिफरेंट तरह के आपके फैक्टर्स जो हैं, और दिस इज द प्रोसेस। और हम इसको इंडिकेट कर रहे थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये x1 x2 मल्टीपल एक्सेस को इंडिकेट कर रहा होता है। और हमने कहा था कि अगर आपके पास y जो है या x जो है वो क्वालिटेटिव डाटा हो, तो उसके लिए हमने क्वालिटेटिव टेक्निक्स डिस्कस की थी कि आपके पास टैबुलर फॉर्म हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्म हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं। अगर एक फैक्टर है तो वन वे टेबल। और ऐसी सिचुएशन में हमने डिस्कस किया था कि हम सिंपल बार चार्ट या पाई चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टू वे या एन वे टेबल हो तो मल्टीपल बार चार्ट या कंपोनेंट बार चार्ट इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो वन वे टेबल मीन वन फैक्टर एट अ टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मुझे ये देखना है कि कौन सी मशीन के ऊपर सबसे ज्यादा एरर आ रहे हैं, एंड वी हैव द फाइव टाइप्स ऑफ मशीन्स। ठीक है जी, सो फैक्टर एक ही है विच इज अ मशीन, सो हम वन वे टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ग्राफिकल एनालिसिस के लिए बार चार्ट या पाई चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि जो मेरे पास पांचों मशीन्स हैं और मैं अदर फैक्टर ले लेता हूँ, दैट इज अ शिफ्ट, कि कौन सी मशीन कौन सी शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो दैट मीन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू वे टेबल। सो वन फैक्टर इज अ शिफ्ट, अनदर फैक्टर इज अ मशीन। ठीक है जी, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेबल बना लेंगे और फॉर दैट ग्राफिकल एनालिसिस के लिए हम मल्टीपल बार चार्ट या इसको साइड बाय साइड बार चार्ट हम कह रहे थे, या कंपोनेंट बार चार्ट जिसको हम स्टैक बार चार्ट भी कहते हैं, सो वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर थर्ड फैक्टर भी अगर हम लें तो वो थ्री वे टेबल हो जाएगा। बट आई वुड रिकमेंड गो फॉर मैक्सिमम 2 to 3, नॉट मोर देन 3 लेवल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसका फिर ग्राफ को देखना और उससे कुछ कंक्लूजन निकालना जो है वो काफी टफ हो जाता है। अब हम आज के लेक्चर के अंदर बात करते हैं कि अगर ये डाटा क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर, वो एक्सेस क्वांटिटेटिव, आप एक्सेस को क्वांटिफाई कर रहे हो या वाई को आप क्वांटिफाई कर रहे हो, उसको क्वांटिफाई करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी अवेलेबल है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह देता हूँ कि जी मैं क्वांटिफाई करना चाह रहा हूँ ओवरऑल स्टॉपेज टाइम ऑफ अ मशीन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी प्रोडक्शन में मेंटेनेंस का डाटा लिया और मुझे ये देखना है कि ओवर द डेज कि कितनी देर हमारी जो पर्टिकुलर मशीन है या डिफरेंट तरह की जो मशीन्स हैं कितनी देर स्टॉप रहती हैं। अब ये टाइम जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा है। सो क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जो कि जिसको हम क्वांटिफाई कर सके, जिसको हम मेजर कर सकें, सच एज टाइम, लेंथ, वेट, हाइट। ठीक है, सो डिफरेंट डायमीटर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये डिफरेंट तरह के क्वांटिटेटिव डाटा की एग्जांपल्स हैं। सो अब अगर हमें इसको एनालाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स कौन सी हैं, अगेन टैबुलर, ग्राफ और नंबर्स की फॉर्म में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। टैबुलर आइदर यू कैन यूज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट, बट हम जो फोकस करेंगे क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हम हिस्टोग्राम बना रहे होते हैं, सो हम मेनली जो फोकस कर रहे होंगे वो हम देखेंगे हाउ वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा। ठीक है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम डिसाइड कर रहे होंगे कि हम उस डाटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। मीन हिस्टोग्राम की बेसिस के ऊपर हम नंबर्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे in order to find out the center point of the data, in order to find out the variation in the data, as well as we will also discuss some important points in the data, as well as we will discuss the distribution कि हम उसको quantify भी कर सकते हैं। सो मेनली आपके पास क्या आ जाता है कि हिस्टोग्राम जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड द सेकंड मेथड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव डाटा विच इज अ बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट। ये हैं क्या, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि बेसिकली हिस्टोग्राम क्या है। सो हिस्टोग्राम बेसिकली जो है
वो एक क्वांटिटेटिव डाटा को समरी ग्राफिकल समरी फॉर्म के अंदर शो करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली ग्राफिकल समरी किस सेंस के अंदर हो रही है कि ये आपके डाटा पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन से एक मुराद हमारे पास क्या होती है, दैट इज बेसिकली लुक लाइक द शेप ऑफ द डाटा, मीन डाटा किस तरीके से बिहेव आपके पास कर रहा होता है। एक और चीज याद रखिएगा कि हिस्टोग्राम और जो सिंपल बार चार्ट है वो काफी मिलते जुलते हैं, बट मेजर डिफरेंस क्या है, जो सिंपल बार चार्ट होती है उसके अंदर बार की विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, और बार के दरमियान आपस में गैप होता है, जबकि हिस्टोग्राम के अंदर बार्स आपस में मिली हुई होनी चाहिए और बार की विड्थ जो है वो आपके क्लास के इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, मीन कि कितने डिफरेंस के बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। सो वो डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, जिसको हम क्लास इंटरवल बेसिकली कहते हैं, या क्लास विड्थ भी हम उसको कह देते हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली हमें हिस्टोग्राम डाटा की ओवरऑल वेरिएशन के बारे में, ओवरऑल शेप के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है। अब ये हिस्टोग्राम की जो डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं जिनको हम बेसिकली कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, कि वो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के बाद जो है वो देख रहे होंगे। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से या किसी भी प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंडस्ट्री के अंदर हमें 3 तरह की ज्यादातर शक्ल मिलती है। वन कुड बी द सिमेट्रिकल फॉर्म, ओके, दैट वुड बी लुक लाइक a bell curve, ठीक है जी, this is a symmetrical curve, okay, so let me draw again this one. So symmetrical curve हमारे पास क्या होती है, that is look like a bell curve, okay जी, this is look like a bell curve आपके पास आ जाती है, ठीक है, and this is basically a symmetrical curve, ठीक है, जिसको हम normal curve भी कह देते हैं। या आपके पास शक्ल क्या हो सकती है, पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है कि डाटा जो है उसकी राइट टेल लॉन्गर होती है, ठीक है, सो यहाँ पे पीक होगी और राइट टेल लॉन्गर होगी, इसको हम कह देते हैं पॉजिटिव स्क्यूड, या इसको हम राइट स्क्यूड भी कह सकते हैं। या आपके पास क्या हो सकता है, नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है जी, सो जिसमें आपके पास लेफ्ट टेल लॉन्गर होगी, जिसको हम नेगेटिव स्क्यूड कर्व कह देते हैं या नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। एंड देन वी हैव अ बाय मॉडल कर्व, ठीक है, कि आपके पास 2 पीक्स हो सेम या ट्राई पीक्स हो, सो ऐसी सिचुएशन भी हमारे पास हो सकती है। सो बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम शेप को आइडेंटिफाई कर रही है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकी बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे डाटा की सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, वेरिएशन निकालने के लिए डाटा के अंदर कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल कर्व हो तो इसका जो सेंटर पॉइंट मीन एवरेज पॉइंट निकालने के लिए जो अवेलेबल मेथड्स हैं उनमें से आपने प्रेफर करना है किसको, मीन को, ओके। और मीन हम कैसे निकाल रहे होते हैं, यूजुअली दैट इज समेशन x ओवर n, मीन तमाम वैल्यूज को जमा करके डिवाइडेड बाय n कर देते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हम मीन को प्रेफर कर रहे होते हैं। याद रखिएगा कि इट माइट बी पॉसिबल कि अगर हमारे डाटा सेट के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट्स लाई कर रहे हो, मीन आउटलायर लाई कर रहे हो, कि सडनली कोई डाटा पॉइंट मेजॉरिटी तो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, सडनली कोई डाटा पॉइंट यहाँ पे अलाई करना शुरू कर दे, तो वो डाटा पॉइंट बेसिकली आपके एक्सट्रीम पॉइंट को इंडिकेट करेगा। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मीन है वो अफेक्ट होगा, मीन उसका आंसर जो है वो आपका मे बी अप्रोप्रिएट आंसर ना हो। रीजन इज क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट आपके इस मीन को शिफ्ट करने में हेल्प आउट कर रहा होगा टुवर्ड्स राइट साइड। अगर ये लोअर साइड पे आता तो ये लेफ्ट साइड पे कर जाएगा, सो दैट मीन में भी आपको अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। सो याद रखिएगा सेंटर पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपके इंटायर डाटा सेट को एक आइडियल वे के अंदर या एक अप्रोप्रिएट वे के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास की जो मार्क्स हैं वो बिटवीन 40 टू 70 के दरमियान है, बट सडनली एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 99 है, तो ये ओवरऑल क्लास का आउटलायर के तौर पर कंसिडर होगा। सो अगर मुझे ओवरऑल क्लास की एवरेज निकालनी है तो मैं फिर इसको इग्नोर करूंगा और मैं इन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स के लेके एवरेज लूंगा। अगर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं सो दैट मीन आई एम नॉट यूजिंग द प्रॉपर अरिथमेटिक मीन फार्मूला, सो आई एम यूजिंग अ ट्रिम्ड मीन फार्मूला, ओके। सो ऐसे अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वहां पे हम ट्रिम्ड मीन को इस्तेमाल कर लेंगे। ट्रिम्ड मीन का क्या मतलब होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल फार्मूला तो यही रहता है समेशन x ओवर n, बट साथ में हम कर देते हैं ट्रिमिंग लेट्स से 5%।
तो वो क्या करेगा, आपके लेफ्ट और राइट से 5-5% वैल्यूज को जो ऊपर लाई कर रही है उनको रिमूव कर देगा, और बाकी जो डेटा पॉइंट्स है उनका एवरेज ले लेगा अगर आउटलायर हो। सो फिलहाल याद रखने वाली चीज है कि अरिथमेटिक मीन जो सिंपल मीन होता है, इट्स अ मैथमेटिकल एवरेज विच यूजेस ऑल द डेटा सेट्स, ठीक है। और अगर आपके डेटा के अंदर आउटलायर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मीन जो है वो उसका आंसर जो है वो ठीक नहीं होगा, दैट विल अफेक्ट द आंसर ऑफ द अरिथमेटिक मीन। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर शेप सिमेट्रिकल ही है but due to the outlier we can apply the trimmed mean in order to find out the center point of the data, or you can say the average point of the data. अब हम आ जाते हैं कि अगर पॉजिटिव स्क्यूड हो, ओके, या नेगेटिव स्क्यूड हो, so ऐसे सिचुएशन के अंदर एवरेज पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास मेथड अवेलेबल है, या सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड अवेलेबल है, दैट इज मीडियन। ओके, सो मीडियन को, जैसे हम अरिथमेटिक मीन को जो है वो मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं, इसको हम लोकेशनल एवरेज भी कह सकते हैं। क्यों लोकेशन एवरेज कहते हैं? क्योंकि ये इंटायर डाटा सेट को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, बल्कि पोजीशन ऑफ द डाटा पॉइंट्स को इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा होता है कि आपके जो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट ऑफ द डाटा है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करेगा। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके पास अगर लेट्स से ऑड नंबर्स है, सपोज 7 डाटा पॉइंट्स है, तो आपने सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, उन डाटा पॉइंट्स को अरेंज कर लेना है इन असेंडिंग ऑर्डर वाइज। देन जो सेंटर पोजीशन कौन सी बनती है, फोर्थ पोजीशन। सो जो फोर्थ पोजीशन के ऊपर डेटा पॉइंट होगा दैट वुड बी योर मीडियन। इसी तरीके से अगर इवन नंबर्स हैं, ओके, लेट से अगर 8 पॉइंट है, तो फोर्थ और 8th पोजीशन के ऊपर जो डेटा पॉइंट्स हैं हम उनको जो है वो जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे, दैट वुड बी आवर मीडियन आंसर, ठीक है जी। सो मीडियन बेसिकली आपको एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन बताएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके डाटा पॉइंट्स ओवरऑल जो डाटा वैल्यूज हैं, जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं, उनको बेसिकली इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि पोजीशन ऑफ द डाटा पॉइंट को इस्तेमाल कर रहा है आफ्टर अरेंजिंग द डाटा पॉइंट। ओके, सो अगर सिमेट्रिकल है तो हमने कहा मीन हमने इस्तेमाल करना है, बट इफ वी हैव द आउटलायर्स, सो वी कैन यूज द ट्रिम्ड मीन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एवरेज। बट अगर हमारे पास जो डाटा की शेप है वो पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड है, तो वहां पे एवरेज के लिए हमने मीडियन को प्रेफर करना है। और अगर आपके पास बाय मॉडल या ट्राई मॉडल आ जाए जिनकी पीक सेम आपके पास अगर इस तरह की कोई शेप हिस्टोग्राम शो कर रहा हो, सो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो हम सेंटर पॉइंट मीन एवरेज पॉइंट करने के लिए निकालेंगे, दैट इज बेसिकली द मॉड पॉइंट, ठीक है। और मॉड एक ऐसी एवरेज है जो कि आप क्वालिटेटिव डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्वांटिटेटिव डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्वालिटेटिव डेटा से क्या मुराद है, बिकॉज मॉड की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरे पास 3 तरह की शर्ट्स है, रेड, ग्रीन, ब्लैक। सो रेड की भी जो डिमांड है वो 10 है, ब्लैक की डिमांड भी 10 है, बट ग्रीन की 5 है। सो हम कहेंगे आई हैव 2 मॉड, वन इज रेड एंड अदर इज ब्लैक, क्योंकि दोनों की सेम डिमांड है, विच इज 10 टाइम रिपीट हो रहे हैं। सो देयर माइट बी पॉसिबल कि आपके पास नो मॉड मीन कोई भी मॉड आंसर ना हो, क्योंकि कोई भी नंबर अगर रिपीट नहीं हो रहा होगा तो हम ये हरगिज नहीं कह सकते कि 0 मॉड आंसर है, बल्कि हम कहेंगे there is no mod, mean there is no repeating number in the data set. So हमारे पास आंसर क्या आ गया कि अगर डाटा की शेप सिमेट्रिकल है तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम मीन को प्रेफर करेंगे, ओके। अगर एक आउटलायर है तो वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ द सिंपल मीन ट्रिम्ड मीन। बट अगर पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड है तो हम मीडियन को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट। और अगर आपके पास बाय मॉडल या ट्राई मॉडल आ जाएगा तो एवरेज पॉइंट निकालने के लिए हम मॉड को प्रेफर करेंगे। अब आ जाते हैं हम वेरिएशन मेथड्स की तरफ। सो अगर आपके पास सिमेट्रिकल कर्व हो तो हम यहाँ पे मीन के साथ वेरिएशन निकालने के लिए, सो वेरिएशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर डाटा पॉइंट का मीन से जो डिफरेंस होता है वो कितना है, उसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वेरिएशन। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो हम वेरिएशन निकालने के लिए मेथड यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैथमेटिकली हमारे पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर, ओके, सो ओवरऑल है, और डिवाइडेड बाय n। और मैं अगर इसका स्क्वायर कर लूं सो दैट वुड बी इक्वल टू वेरिएंस। सो दैट मीन विदाउट स्क्वायर रूट मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर ओवर n। सो दिस इज अ वेरिएंस फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आई शुड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन इंस्टेड ऑफ द वेरिएंस,
ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दोनों का हालांकि फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्क्वायर रूट का डिफरेंस है, और ये भी सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस भी है, और यू कैन से मेन प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि अगर मैं वेरिएंस इस्तेमाल करूंगा और मेरा अगर वेरिएबल लेट से जो है वो केजीज में है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल वेट को क्वांटिफाई कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट का और वो केजीज के अंदर है, तो आपको जो वेरिएंस है वो केजीज के अंदर आंसर नहीं बल्कि आंसर देगा, बल्कि वो केजी स्क्वायर के अंदर आंसर देगा, मीन यूनिट स्क्वायर के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है आपको, वो आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा। जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू योर पर्टिकुलर वेरिएबल के यूनिट की सेंस में आंसर देगा, मीन अगर वेरिएबल केजी में है तो वो केजी में ही आंसर प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स व्हाई ऐसे सिचुएशन के अंदर वेरिएशन के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं कि अगर स्क्यूड फॉर्म है तो यहाँ पे अगर मुझे वेरिएशन निकालनी है तो वेरिएशन निकालने के लिए जो मेथड मैं यूज करूंगा विच शुड बी IQR। सो सेंटर पॉइंट के लिए हमने कहा था मीडियन, बट वेरिएशन के लिए चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो चाहे वो नेगेटिव स्क्यूड हो, मैं IQR यूज करूंगा। सो IQR स्टैंड फॉर इंटर क्वार्टर रेंज, और इंटर क्वार्टर रेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज Q3 माइनस Q1। Q3 से मुराद क्या? इसको हम थर्ड क्वार्टर या अपर क्वार्टर भी कहते हैं, इसको Q1 को फर्स्ट क्वार्टर या लोअर क्वार्टर भी कहते हैं। ओके, सो दे कम फ्रॉम द मीडियन फैमिली। जैसे मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज थी, सो ये पोजिशनल पॉइंट को बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है। सो क्वार्टर में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा सेट को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज बेसिकली Q1, दिस इज बेसिकली Q2, दिस इज बेसिकली Q3। सो Q1 के नीचे भी 25% ऑफ द डेटा सेट लाई कर रहा है, यहाँ पे भी 25% ऑफ द डेटा सेट लाई कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। सो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे बेसिकली जो Q2 है दैट इज इक्वल टू द मीडियन पॉइंट एज वेल। ठीक है जी, क्योंकि आपके लेफ्ट और राइट से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट 50-50% डेटा पॉइंट्स है वो लाई कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्यों यूज करें? क्योंकि आपके पास स्क्यूड है, मीन टेल के अंदर डेटा पॉइंट्स जो है वो ज्यादा लाई कर रहे होते हैं। सो हम यहाँ पे IQR को इसलिए प्रेफर कर देते हैं कि ये इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एंटायर डेटा सेट, सो आपके अपर से भी ये 25% डेटा को रिमूव कर देता है, लोअर से भी 25% डेटा को रिमूव कर देता है, और सिर्फ सेंटर वाला जो 50% डेटा है हम उसको इस्तेमाल करते हुए वेरिएशन को जो है वो निकाल लेते हैं। सो याद रखिएगा कि जब भी आपके पास पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड हो तो वहां पे आपने जो वेरिएशन के लिए मेथड यूज करना है वो IQR करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लें कि Q1 और Q3 को हम इंटरप्रेट अगर हमें सेपरेटली करना पड़े वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी प्रोडक्ट की जो लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से Q1 निकाला, मैंने कहा मैं जो है लेट्स से लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और उसकी मैंने लाइफ का डाटा लिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स की सेंस के अंदर, और मेरे पास Q1 का आंसर आया गया जी 2.5 ईयर्स। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एटलीस्ट 25% जो मैं लाइट बल्ब प्रोड्यूस कर रहा हूँ उनकी लाइफ 2.5 ईयर्स या उससे लेस है। ठीक है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट 75% जो हम लाइट बल्ब प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी लाइफ 2.5 ईयर्स 2.5 ईयर्स या उससे ज्यादा है। ठीक है जी, इसी तरीके से लेट से मैं कहता हूँ Q3 मैंने निकाला, वो आ गया जी लेट से 5 ईयर्स। ठीक है जी, सो इसको हम कैसे करेंगे कि एटलीस्ट 75% जो बल्ब मैंने प्रोड्यूस किए हैं उनकी लाइफ 5 साल या उससे कम है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट 25% जो बल्ब है वो ऐसे हैं जिनकी लाइफ 5 ईयर या उससे ज्यादा है। So that is basically the interpretation of Q1, Q2 as well as Q3 हमारे पास आ जाता है। So फिलहाल हम बात कर रहे थे कि अगर वेरिएशन निकालने के लिए हमने इस्तेमाल करना है स्क्यूड फॉर्म में तो हम IQR को प्रेफर करेंगे। ओके, अगर बाय मॉडल या ट्राई मॉडल आ जाएगा तो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे किसको? रेंज को, और रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ योर डाटा माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ योर डाटा को हम इस्तेमाल करते हुए रेंज को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वेरिएशन निकालने के लिए। ठीक है जी, ओके, इसके अलावा हमारे पास
शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वांटिटेटिव मेथड भी अवेलेबल है, मीन स्क्यूनेस का हमारे पास एक फार्मूला अवेलेबल है। सो अगर वो स्क्यूनेस का आंसर एग्जैक्टली 0 आ जाए तो हम कहेंगे जो डाटा की शेप है मीन सिमेट्रिकल वो कर्व होगी। ओके, अगर वो आंसर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव स्क्यूड है, लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव स्क्यूड होगा। ठीक है, सो हम उसको क्वांटिटेटिव वे के अंदर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हमने बात की कि जो जो हिस्टोग्राम की शक्ल जब हम बना रहे होते हैं वो एक तो हमें डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा होता है, जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने एवरेज पॉइंट किस मेथड से निकालें, वेरिएशन किस मेथड से निकालें। सो अगर सिमेट्रिकल कर्व है तो क्या हमने मेथड यूज करना है, स्क्यूड है तो कौन से मेथड हमने इस्तेमाल करने हैं। और साथ ही साथ हिस्टोग्राम की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे डाटा के अंदर कोई आउटलायर तो नहीं है, लाइक जैसे सडनली हमारे पास कोई डाटा पॉइंट आ जाए 70s या 80s के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 60 तक है, तो वो आउटलायर को इंडिकेट करेगा। इसी तरीके से हिस्टोग्राम को हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक कि क्या मेरा जो प्रोडक्शन है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो स्पेसिफिकेशन लिमिट से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ मैं लेंथ ऑफ जीन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कस्टमर ने हमें कहा था कि जो लेंथ ऑफ जीन्स होनी चाहिए वो बिटवीन 15 to 45 होनी चाहिए। सो विच मीन्स कि हमने यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ की ये स्पेसिफिकेशन लिमिट है, जब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया तो कुछ हम 15 से नीचे बना रहे हैं, कुछ हम 45 से ज्यादा बना रहे हैं। सो दैट मीन इतना प्रोपोर्शन ऑफ जो डाटा है वो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बना पा रहे। सो इसको क्वांटिफाई करने का एक एडवांस मेथड भी है जो कि हम प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जाके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो है वो ग्राफिकली भी बेसिकली हिस्टोग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ जो डाटा है वो हम या कितनी प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि हम स्पेसिफिकेशन लिमिट के अकॉर्डिंगली नहीं बना पा रहे। So I hope you understand whole idea behind the histogram कि histogram हमें distribution of the data के बारे में बताता है, हमें indicate कर रहा होता है कि क्या वो positive skewed है, negative skewed है, symmetrical है या bimodal है। अगर symmetrical है तो center point के लिए हमने methods discuss किए, variation के method discuss किए, as well as हमने कहा कि histogram हमें outlier of the data के बारे में इंडिकेट देता है, और प्लस हमें ये भी इंडिकेट दे रहा होता है कि क्या हम स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट कर रहे हैं या नहीं। सो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली पल्स रेट का डाटा ले रहा हूँ जो कि हम कह रहे हैं कि बेसिकली 91 स्टूडेंट्स का बेसिकली पल्स का डाटा है, और इसको मैं जो है वो क्वांटिटेटिवली जो है वो एनालाइज करना चाह रहा हूँ। ओके, सो दिस इज बेसिकली द मिनिटैब फाइल। सो मैंने ऑलरेडी डाटा जो है वो इसके अंदर सेव किया हुआ है। सो मुझे यहाँ पे जो डाटा फाइल नजर आ रही है, सो दैट इज बेसिकली पल्स 1 एंड पल्स 2। सो फिलहाल मैं पल्स 1 का डाटा ले रहा हूँ, ठीक है, मीन जो फर्स्ट टाइम हमने 91 स्टूडेंट्स का पल्स रेट जो है वो क्वांटिफाई किया हुआ। सो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इन 91 स्टूडेंट्स की जो पल्स रेट है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है। सो उसके लिए हम क्या यूज करें, आई एम यूजिंग द हिस्टोग्राम। सो मैं जाऊंगा ग्राफ के अंदर, सो आई विल यूज द हिस्टोग्राम। ओके, सो सिंपल मैं फिलहाल क्लिक कर रहा हूँ सिंपल, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा जी पल्स। और अगर मैं डेटा में हूँ तो सिंपल मैं बार्स ही क्लिक कर रहा हूँ। लेबल अगर आप देना चाहें, टाइटल ऑफ द ग्राफ जो भी देना चाहें, लाइक फॉर एग्जांपल हिस्ट में दे रहा हूँ। ओके, डाटा लेबल्स फिलहाल हम कुछ नहीं रख रहे। ओके, स्केलिंग वगैरह दैट्स ऑल आर ओके। सो प्रेस ओके अगर मैं कर दूं तो मेरे पास जो है वो हिस्टोग्राम की ये कुछ शक्ल बन के आ रही है। ठीक है जी, सो इज इट अ नॉर्मल, सो इट लुक लाइक अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव स्क्यूड, बट माइट बी पॉसिबल कि हम इसको सिमेट्रिकल सेंस के अंदर भी ले सकते हैं। सो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये प्रॉब्लम है, बट इसके हम आगे जाके डिफरेंट तरह के टेस्ट भी पढ़ेंगे जहां से आप एग्जैक्टली बता सकोगे कि ये सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है। बहरहाल फिलहाल एक और चीज भी याद रखिएगा कि यहाँ पे हमें जो नजर आ रहा है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वैल्यू और बिन। बिन का मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो बार है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 57.5 और एंडिंग पॉइंट क्या है दैट इज 62.5। ठीक है जी, सो इनको आप चेंज भी कर सकते हो। लाइक मैं अगर अपने इस ग्राफ के ऊपर डबल क्लिक करूं और मैं यहाँ पे आके बार्स को क्लिक करूं और इस पर डबल क्लिक करूं अगेन बार्स के ऊपर,
और यहाँ पे मैं बिनिंग पे हूँ, तो उसने क्या किया हुआ बाय डिफॉल्ट इसको 10 इंटरवल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ। सो आप इसको यहाँ से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ ये 10 पॉइंट्स में नहीं बल्कि 8 डाटा पॉइंट्स के अंदर करे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लास इंटरवल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। सो जैसे मैंने 8 किया तो इट इज लुक लाइक अप्रोक्सीमेटली अ नॉर्मल कर्व, ठीक है। सो यहाँ से हमें जरा थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है। सो दैट मीन ऐसे सिचुएशन के लिए जब मैं नंबर्स निकालूंगा, मीन इसको क्वांटिफाई करूंगा, सो हम कह सकते हैं कि हम अरिथमेटिक मीन को जो है वो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए कर सकते हैं कि एवरेज पल्स रेट पर स्टूडेंट कितना है, और वेरिएशन के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट द स्टैटिस्टिक्स। सो वो हम कैसे निकालेंगे? वी विल गो टू द स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक्स, देन डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और ग्राफ में आके हमने कर दिया जी पल्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में मुझे क्या चाहिए? मीन चाहिए, इसको फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, लेट्स से हम वेरिएंस भी निकाल लेते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट, ठीक है। मिसिंग वैल्यू अगर कोई है तो हम इसको फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, ये भी इग्नोर कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स में निकाल रहा हूँ। फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी, और स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो प्रेस ओके। एंड ग्राफ के पॉइंट में से अगर अगेन आपने हिस्टोग्राम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल का इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ आ रहा है। सो फिलहाल जैसे हमने कहा कि वी कैन यूज मीन टू फाइंड आउट द एवरेज पॉइंट। याद रखिएगा कि एक और चीज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वेदर द शेप ऑफ द डाटा इज सिमेट्रिकल और स्क्यूड। सो अगर आपके पास मीन और मीडियन इक्वल हो तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल है, अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन ये फिर सिमेट्रिकल कर्व नहीं है, ठीक है। आप ये भी चीज लगा सकते हो। और दूसरा आपको ये स्क्यूनेस की वैल्यू भी बता सकता है। सो स्क्यूनेस अगर आपके पास एग्जैक्टली जीरो होता तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल है। सो दैट मीन हमें स्क्यूनेस और मीन और मीडियन से पता चल रहा था कि वो जो ग्राफ को देखते हुए हम आइडिया लगा रहे थे कि ये सिमेट्रिकल लग रहा है। सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल कर्व बल्कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि अगर स्क्यूनेस का आंसर ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमें एवरेज निकालनी चाहिए वो मीडियन को निकालना चाहिए। सो हमने IQR कैलकुलेट नहीं किया, बट यू कैन क्लिक द ऑप्शन ऑफ IQR, ठीक है। सो वहां से हमारे पास वेरिएशन भी आ जाएगी, और वो बाय द वे हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सिंपली Q3 माइनस Q1 करके हमारे पास IQR आ जाएगा। ओके, अब ये Q1 जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है 64। सो इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि जी आपके पास जो है, ओके, सो Q1 को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जी एटलीस्ट 25% जो स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 91 वो उनका पल्स रेट 64 या उससे कम है। जबकि Q3 को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पल्स रेट 80 या उससे कम है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट 25% जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पल्स रेट है वो 80 या उससे ज्यादा है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ से आ जाता है। जबकि कॉर्टोसिस बेसिकली आपकी डाटा की पीकनेस को इंडिकेट कर रहा होता है। अगर आपके पास कॉर्टोसिस की वैल्यू एग्जैक्टली 3 हो तो हम कहते हैं इट्स अ नॉर्मल कर्व, ठीक है जी। 3 से ज्यादा हो तो वो आपके पास आ जाता है प्लेटो कॉर्टोसिस, ग्रेटर आ जाए तो लेप्टो कॉर्टोसिस आ जाते हैं। वो दैट इज बेसिकली जस्ट इंडिकेटिंग द पीकनेस ऑफ द डेटा पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक ऑफ हिस्टोग्राम, और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन, as well as with respect to the positional points such as Q1, Q2, Q3 हम कर रहे होते हैं। So in the next lecture भी हम इसी टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू रखेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। So thank you so much, see you in the next lecture.